शुरू कर दिया ताकि साग सब्ज़ी तो खाने को मिल सके। जिस रकबे को मादाम डिलातुआ ने अपने इस्तेमाल के लिए मुंतखब किया था वो 1 साल पहले से ही एक गरीबुल वतन दुखियारी फ्रांसीसी खातून मार्गरेट के कब्ज़े और तसर्रुफ़ में था। मार्गरेट एक बहुत हमदर्द, नफीस और मुखलिस और सलीमुल फितरत खातून थी। वो भी फ्रांसीसी थी। वो पेरिस से 260 किलोमीटर दूर फ्रांस के शहर ब्रिटेनी की रहने वाली थी। उसका अलबिया भी कमोबेश मादाम डुलातुआ से मिलता जुलता था। मार्गरेट ब्रिटेनी के एक अच्छे खासे खाते पीते ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। सब घर वाले उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे और उससे प्यार करते थे, क्योंकि वो सबसे बड़ी औलाद होने के अलावा बहुत काबिल और लायक लड़की थी। बदकिस्मती से उसे अपने पड़ोसी के लड़के से प्यार हो गया, जिसने उसे शादी के सुहाने ख्वाब दिखाकर हमला कर दिया। जो ही उस लड़के को पता चला कि वो हामला हो गई है, उसने पहले मिलना जुलना तर्क कर दिया, फिर नौकरी का बहाना बनाकर किसी दूसरे नामालूम शहर चला गया। मार्गरेट ने अपने वालिदैन और ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने का यही हल सोचा कि वो फ्रांस से हज़ारों मील दूर किसी फ्रांसीसी नौ आबादी में चली जाए, जहाँ कोई उसे तलाश न कर सके या उसका भांडा न फोड़ सके। जो जमा पूंजी वो अपने साथ लाई थी, उससे उसने एक उधेड़ उम्र नीगरू ग़ुलाम ख़रीद लिया, जिसकी मदद से उसने कुछ रकबे पर सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त की, जो उसके गुजारे का वाहिद आसरा थी। जब मादाम तुआ मार्गरेट के पास आई तो वो अपने नौमौलूद बेटे को दूध पिला रही थी। अपने जैसी एक दुखियारी और मजबूर खातून को अपने करीब पाकर मादाम तुआ की कुछ ढारस बंधी और उसने मुख्तसर अल्फाज में अपनी बिपता मार्गरेट को कह सुनाई। मादाम की दर्द भरी दास्तान सुनकर मार्गरेट रोने लगी और बोली, मादाम, मैंने जो बोया वही काटा। मैंने अपनी आवारा सोच और बदकिरदारी की सज़ा पाई, मगर आप तो मोहब्बत और वफा की देवी थी। आपने तो कोई बुरा काम नहीं किया। तकदीर को आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मार्गरेट ने नहायत खलूस से मादाम को अपनी झोंपड़ी और दोस्ती की पेशकश की। मार्गरेट का खलूस और इसार देखकर मादाम की आंखों में भी आंसू भर आए। उसने उठकर मार्गरेट को अपनी बाहों में भर लिया और फिर मादाम तुआ और मार्गरेट पक्की सहेलियां बन गईं। मादाम बोली, यकीनन बिलाखिर खुदा ने मेरी बदकिस्मतियों का खात्मा कर दिया है, मुझे तुमसे मिला दिया है। बूढ़े ने एक और सिगरेट सुलगाकर कहानी को फिर से जोड़ते हुए कहा, मेरी मार्गरेट से कुछ शनासाई थी। अगरचे मेरा घर उसके झोंपड़े से कोई 1.5 लीग यानी 7 किलोमीटर दूर ढलवानी पहाड़ों के परली तरफ जंगल के अंदर वाक़ था, मगर मैं उसे अपना पड़ोसी ख्याल करता था, क्योंकि हमारे दरमियान और कोई घर हायल नहीं था। मादाम डोलातुआ ज़चगी के करीब पहुंच रही थी। मैंने मादाम और मार्गरेट को मशवरा दिया कि इससे पहले कि कोई और आबादकार आकर उनकी ज़मीनों का मालिक बन बैठे, इन दोनों के बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी अपनी ज़मीन बांट लें और उसके गिरदा गिर्द कच्ची पक्की दीवार सी बना लें, ताकि कोई और मुहिमजू उनको तंग ना करे और उनका कब्ज़ा भी पक्का हो जाए। उनको ये बात पसंद आई। ये कोई 20 एकड़ रकबे का टुकड़ा था जो दोनों तरफ से वादी में घिरा हुआ था। दोनों ने ये काम मेरे सुपुर्द कर दिया और मैंने पड़ोसी होने के नाते उनका ये काम बखुशी कर दिया। दोनों को कुरा अंदाजी के ज़रिए 10-10 एकड़ रकबा देकर मैंने उनके अलग अलग काटेज भी बना दिए।
जल्द ही मादाम तुआ ने एक प्यारी सी गोरी चिट्टी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम वर्जीनिया या वर्जीनी रखा गया। इससे पहले मैं मार्गरेट के बेटे पाल का गॉडफादर यानी दीनी बाप था। अब मादाम तुआ ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसकी बेटी वर्जीनिया का भी गॉडफादर बन जाऊं, जो मैंने बखुशी कबूल कर लिया। गोया किसी भी नागहानी सूरत में मैंने दोनों बच्चों की किफ़ालत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। 10-10 एकड़ की इन दो छोटी छोटी जागीरों से जल्द ही कुछ न कुछ पैदावार हासिल होने लगी। थोड़ा सा तो मैं उनकी देखभाल और सरपरस्ती कर लेता था, मगर ज़्यादातर मार्गरेट के ग़ुलाम डोमिंगो और मादाम तुआ की कनीज़ मैरी की अनथक कोशिशों की वजह से ये रकबा आबाद हो गया। थोड़ा थोड़ा डोमिंगो ग़ुलाम जो है अगरचे काफ़ी उम्र का था, मगर उसका जिस्म अब भी सेहतमंद और मजबूत काठी का हामिल था। वो काश्तकारी के फ़न से वाकिफ़ था किसी कदर, और कुछ कुदरत की तरफ से फितरी तौर पर समझदार भी था। उसने उन दोनों रकबों पर जो जो जगह जिस चीज़ के लिए साजगार थी वहाँ वही कुछ बो दिया। मसलन मकई, गंदम, गन्ना, कपास, चावल, चिकंदर, कद्दू, खीरे, टमाटर, मटर, काफ़ी वगैरह। अपनी ज़रूरत के लिए उसने तंबाकू के भी कुछ पौधे बो दिए थे। दोनों ख़वातीन कभी कभार उससे ऐसी खिदमत भी करवा लेती, जैसे सर्दियों में आग तापने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटना, या घर के सहन में रास्ते को हमवार करने के लिए पत्थरों के छोटे टुकड़े कराना। उसके अंदर का जोश उससे वो सब काम करवा देता जो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आते थे। डोमिंगो जी जान से इन दोनों ख़वातीन की खिदमत पर कमर बस्ता रहता था। वो दोनों से यकसा मानूस था। उसने वर्जीनिया की पैदाइश पर मादाम की कनीज़ मैरी से शादी कर ली थी और उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। मैरी मडगास्कर में पैदा हुई थी और वहाँ से उसने कुछ पसंदीदा फ़नून सीख लिए थे। वो खुद राव सरकंडों से टोकरियाँ, चटाइयाँ और पंखे बुन सकती थी। मैरी वो साफ़ सुथरी, सलीका शार, चुस्त और तवाना, और सबसे अहम चीज़ वफ़ादार थी डोमिंगो की। दोनों ख़वातीन के लिए खाना पकाना, मुर्गियों और अंडों का ख्याल रखना और दोनों खेतों की फालतू पैदावार को फ़रोख्त करने के लिए पोर्ट लुइस शहर जाना, ये सब उसने आज खुद अपने फ़राइज़ में शामिल कर लिए थे। पाल और वर्जीनिया एक साथ बड़े हुए, एक साथ पले बढ़े, एक ही आंगन में खेले कूदे। दोनों की माएँ उनको इकट्ठा नहलाने, एक ही पंघूड़े में सुलाने और आमने सामने बैठकर दूध से भरी छातियाँ निकालकर दोनों को बारी बारी अपना दूध पिलाने का मज़ा लेती थी। यानी दोनों ख़वातीन दोनों बच्चों को बारी बारी अपना अपना दूध पिलाती थी। कभी कभी जब वो बहुत मूड में होती तो पंघूड़े में सोए हुए बच्चों को इकट्ठा सोए देखकर निहाल होती और उनकी आपस में शादी का जिक्र करने में भी लुत्फ़ उठाती। उनकी यही छोटी छोटी खुशियाँ थी। जब दोनों बच्चों ने बोलना सीखा तो जो पहले अल्फाज उनके मुंह से एक दूसरे के लिए निकले वो भाई और बहना के लफ्ज़ थे। अगर कभी पाल को कोई शिकायत होती तो उसकी माँ मार्गरेट वर्जीनिया की तरफ इशारा कर देती, जिसे सब जीनी कहने लग गए थे। तो पाल जीनी को देखकर खुश हो जाता और अपनी शिकायत भूल जाता। इसी तरह अगर जीनी कभी खुद को चोट लगाकर रोना शुरू करती तो पाल उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रो रो कर घर वालों को खबरदार करता कि कोई मसला खड़ा हो गया है। ऐसे में जीनी पाल को रोता देखकर अपनी चोट भूल जाती और पाल को चुप कराने की कोशिश में लग जाती। वो दोनों गुर्बत, गर्मी और कपड़ों की अदम दस्तयाबी की वजह से अमूमन नंगे घूमते रहते थे।
उस वक्त पूरे मॉरिशस में गरीब बच्चों का यही हाल होता था। वो चलते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर या बगलों में हाथ देकर चलते थे। रात के वक्त दोनों जुदा जुदा सोने से इनकार करते और एक ही पंघूड़े में सोने की जिद करते।